मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हम लोग को दिया और आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, स्पेशली अपनी मैम्स का। तो अपन सब डिवाइड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कि रियली एक बहुत अच्छा कॉलेज है। शायद आप किसी ने प्रॉपरली रिफर ना किया हो, बट आप काफ़ी लकी है कि आप इस कॉलेज में हैं। और इतना अच्छा कॉलेज है कि पिछले 5 साल से बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है बीसीए की फील्ड पे, ना ही केवल कटनी में और बाकी आसपास की काफ़ी सारी जगह पे। तो अपना क्वेश्चन ये है कि अपन यहाँ पे कर क्या रहे हैं और अपन किस चीज़ के लिए है। एनीवन किसके लिए यहाँ पे? प्लीज इतने एक साथ सबको होने वाला है मिनिमम, तो किस चीज की वजह पे किस चीज की स्टडी कर रहे हो? नहीं पता? थोड़ा तेज जल्दी बोलो। हाँ ओके, वी आर हियर फॉर कंप्यूटर स्टडी। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें है ना। तो कंप्यूटर स्टडी को क्यों सिलेक्ट किया, मतलब यही बस क्यों चूज किया? बिकॉज अपन को पता है जो आने वाली सेंचुरी है, 21st सेंचुरी है, वो कंप्यूटर्स की है। कंप्यूटर्स के बिना कोई भी चीजें पॉसिबल शायद ना हो, हर एक चीजें हमें कंप्यूटर से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने कंप्यूटर को चूज किया और इसी चीज को लेके इंडिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, पावर टू एम्पावर, इसका मतलब है जो पावर है वो कंप्यूटर्स की होगी और सभी चीजें कंप्यूटर के द्वारा ही करेंगी और होनी चाहिए। अब इसी चीज के कारण और इंटरनेट इतना अफोर्डेबल होने के कारण, थैंक्स टू जियो, इंडिया में जो इंटरनेट यूजर की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हुई है। जो कि 2007 में केवल 4% होती थी, आज वो 50% से भी ज्यादा है। और अगर अपन पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करें तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.33 बिलियन, जिसमें से 6.96 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि इंडिया के 50% से भी ज्यादा है। और अगर इतने सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उस पर कनेक्टेड हैं, तो उस चीज का सिक्योर होना बहुत जरूरी है। उस चीज का सिक्योर होना जरूरी है, उस चीज का अपने लिए अपन फील कर सके हाँ ये हमारे लिए सिक्योर है, हम इसे यूज कर सकते हैं। और इस चीज का जो ध्यान रखती है वो चीज कहलाती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, चलिए अब साइबर सिक्योरिटी की बात कर ही रहे हैं तो बता देते हैं कि आखिर साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है। साइबर सिक्योरिटी वो कहलाती है जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं या फिर कंप्यूटर यूज करते हैं, तो जो भी इंटरनेट या कंप्यूटर के द्वारा अदर किसी पर्सन के द्वारा हमारे डेटा को थीप किया जाता है या फिर डेटा को हानि पहुंचाई जाती है, या इस समय देख रहे हैं कि हमारे काफी सारे काम या फिर पैसे का चाहे वो लेन देन ही क्यों ना हो, वो सब ऑनलाइन किया जा रहा है। तो हमें आए दिन काफी सारे फ्रॉड और स्कैम देखने को मिल रहे हैं। काफी सारी पर डे न्यूज आ रही है कि एक न एक फ्रॉड स्कैम चल रहा है। उसी के लिए यूजर का जो डेटा है उसको सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। आखिर अब बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी आखिर करता कौन है, मतलब वो कहलाते हैं साइबर सिक्योरिटी। अपने चोरी कौन करता है डेटा को? बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहलाता कौन है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वे कहलाते हैं जो साइबर में होने वाले क्राइम के बारे में हमें जानकारी देते हैं और उनसे कैसे बचना है ये हमें बताते हैं, और वो भी हमें बचाने में काफी सारी हेल्प करते हैं। वो कहलाते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब बात करेंगे हैकर्स के बारे में। हैकर्स वो कहलाते हैं जो हमारी सिक्योरिटी को, मतलब हमारे डेटा को चुराते हैं या फिर उन्हें लॉस करते हैं, वो कहलाते हैं हैकर्स। हैकर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्हाइट हैट हैकर्स, एक होता है ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स वो कहलाते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्क करते हैं। वो हमारे जो डेटा है उसको सुरक्षित करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स कहलाते हैं जो हमारे डेटा को हमारे बिना पूछे और हमारी इजाजत के बिना ही हमें परेशान करने के लिए एक तरह से हमारे डेटा को चुराते हैं और हमें फिर परेशान करते हैं, वो कहलाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। चलिए
अब बात करते हैं कि अगर हैकर कोई भी इतना नॉलेजेबल होता है, वो इतना स्किलफुल होता है, तो वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट क्यों नहीं करता? उसका टारगेट कोई कॉमन पीपल ही क्यों होते हैं? तो इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो दो है। पहला तो ये, जो भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपनी सिक्योरिटी का सीधी सी बात है ध्यान रखेगी। उसे अगर उसे हैक करना होगा तो उसे इतना ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी। बट एक कॉमन पीपल को टारगेट करने का सबसे बड़ा रीजन है वो है ये, आपका जो फोन है वो आज आपका वॉलेट बन चुका है, आपके जो पैसे हैं वो आज आपके फोन के अंदर है, और यही सबसे बड़ा रीजन है। और इस चीज का रीजन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता है ऑनलाइन शॉपिंग करना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसी कारण जो आपका फोन है वो आपका वॉलेट का काम कर रहा है, और किसी भी हैकर का टारगेट होता है क्या? मनी। और वो इसी के लिए आपको हैक करता है, क्योंकि उसे आप में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ बेसिक सी चीजें वो करेगा जिसके कारण आप इजीली। सबसे बड़ी चीज, हैकर कभी भी बहुत एडवांस नहीं होता, वो हमेशा आपकी गलतियों का फायदा उठाता है और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक टेक्निक्स की, सॉरी एक केसेस। इतनी सारी चीजें होती है तो अपन बात करें कुछ केसेस की जो हैकर्स ने किए और जो कि रियली बहुत इफेक्टिव थे। तो इसमें जो पहला केस है वो है 2008 का आधार कार्ड साइबर अटैक। शायद मोस्ट ऑफ टाइम अपन में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं सुना होगा, या फिर गवर्नमेंट ने न्यूज लीक भी नहीं होने दी। बट 2008 में 208 कंपनीज से, 210 गवर्नमेंट वेबसाइट से 1.1 मिलियन आधार कार्ड होल्डर्स का डेटा चोरी हो चुका था और उसे डार्क वेब पे सेल किया जा रहा था। ये शायद आपको पर्सनली इतना हर्ट नहीं कर रहा हो, ना ही पर्सनली इफेक्ट कर रहा हो, बट जो नेक्स्ट है वो आपको डेफिनेटली करेगा। एक टिपिकल मुंबई अपार्टमेंट में जो कि 1 रूम का होता है, एक लड़की रहती थी जो जॉब के लिए सर्च कर रही थी, और उसी सर्चिंग के टाइम उसने कुछ वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह किया और कुछ लिंक्स पे क्लिक किया। तो कुछ टाइम बाद उसे एक ईमेल आया जॉब इंटरव्यू के लिए। वो जॉब इंटरव्यू के लिए गई, उसके बॉस ने उससे इंटरव्यू लिया। फाइनली जब वो अपने बॉस से पूछती है कि क्या आप हमें जॉब देंगे, तो लड़की बॉस बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जॉब क्यों नहीं दूंगा, मैं तुमको रोज देखता हूँ किसी इलीगल साइट्स पे। उस लड़की को 24 आवर्स लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था कुछ साइट्स पे, जो कि सही बिल्कुल नहीं थी। उस लड़की इस चीज से इतना ज्यादा डरी, तुरंत अपने घर आई, उसने अपना कंप्यूटर डिसेबल किया, इंटरनेट कनेक्शन हटाया, दोबारा कभी उसने कंप्यूटर और इंटरनेट यूज नहीं किया। उसने इस चीज की पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की और काफी सारी चीजें हुई, बट फाइनली क्या हुआ? हैकर इज एनोनिमस। हैकिंग का कोई प्रूफ ही नहीं मिला और उसके आगे कोई चीजें हुई ही नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे मनी फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें जो कंटिन्यू में डेली लाइफ में होती रहती है। अब एक बात बताइए, इस हैक में उस लड़की की क्या गलती थी? शायद कुछ भी नहीं, वो नॉर्मली अपनी चीजें कर रही थी, बट प्रॉब्लम क्या थी? उसे उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी। लैक ऑफ नॉलेज इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ योर हैकिंग और योर साइबर अटैक्स। इंडिया में और ये चीज इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज हैं वो शायद टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हुई है, वो जितनी टेक्नोलॉजी आई है उस हिसाब से उन्होंने एक्सेप्ट करते गए हैं। बट इंडिया में क्या है, जो इंटरनेट यूज जैसे आपने देखा वो जे ग्राफ था ना, ये जो जे ग्राफ होता है ये बिजनेस में अच्छा होता है, बाकी सब चीजों में नहीं। ये बहुत ही अनस्टेबल चीजें होती हैं क्योंकि जो इंडिया के मोस्ट ऑफ यूजर्स हैं उन्हें उसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन साइबर अटैक्स की जिसे मोस्ट ऑफ टाइम हैकर्स जो हैं यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसमें से जो फर्स्ट अटैक है और जिसे हैकिंग का किंग बोला जाता है वो है सोशल इंजीनियरिंग। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, ये कोई टेक्निकल हैक नहीं है, ये इसमें आपके कंप्यूटर को हैक नहीं किया जाता, ये वो हैक है जिसमें आपको ब्रेन को हैक किया जाता है। ये हैक मोस्ट ऑफ टाइम यूज होता है आपकी कुछ कमियों को लेकर, आपकी साइकोलॉजी को लेकर, और उससे जो भी उसको चीजें चाहिए हैं वो आपसे बुलवाता है, आपसे निकलवाता है। आपने अगर कोई मूवीज देखी होंगी हैकिंग से रिलेटेड, मिस्टर रोबोट है और भी बहुत सारी हैं, आप मिस्टर रोबोट सीरीज बहुत अच्छे से देखिएगा, वो बहुत सही मूवी है हैकिंग की। आप सब ये जरूरी कि आप सब पीछे कर रहे हैं ना। तो सोशल इंजीनियरिंग बस वही है जिससे वो अपन एक ह्यूमन को हैक करते हैं, और ये हैकिंग वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। ओके, लेट्स प्ले अ गेम। ठीक है, अपन एक गेम खेलते हैं, सीनियर जूनियर, जल्दी बताओ
एप्लीकेशन एक्टिव होनी चाहिए। बताओ। अच्छा तुम ये खड़े 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 रहो। ओके अपना नंबर बताओ। 799 एक मिनट 799 66 66 13 62 मजा आएगा पक्का। एक लिंक आया हुआ चेक करो। ओपन कर अरे पहले चेक तो करो। चेक करो। क्या है? 41 है लास्ट। हाँ हाँ, नंबर ठीक ठीक है। सुनाओ नंबर तो सिंपल क्लिक करना है। नहीं पढ़ के सुनाओ भाई कस्टम फोन पे पसंद आया है, देखकर बता कैसे। बताओ इंटरनेट ऑन कर डेटा ऑन करना और शायद लॉगिन मांगे तो वो कर सकते हो। अगर अपनी ओरिजिनल आईडी से चाहो तो Unable to identify security for this website. Unable to identify होगा। अनेबल टू आइडेंटिफाई। ओपन करो ओपन योर यूआरएल। तो भी क्या इंटरफेस है one account of all of Google. अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करो ओरिजिनल भी चलेगा। पता नहीं रहा। कोई भी अकाउंट डाल के गूगल का अपना या कोई भी लॉगिन करो रैंडम। मेरे ही कई अकाउंट है। हाँ हाँ डाल सकते हो। बाकी उसके अलावा भी कोई कोई दिक्कत नहीं। रैंडम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई नहीं है। कुछ कोई भी डाल डाल सकते हो। कुछ भी डाल कुछ भी। इट्स लाइक क्वेश्चन जो तुमको मन करे वो डाल दो। हुआ? हाँ। अच्छा वैसे आज रोज आप लोग कितने लिंक्स पे क्लिक करते हो पर डे नॉर्मली? दिन भर में कितने लिंक्स पे क्लिक करते हो? जल्दी बताओ। कोई नहीं करता पक्का? तो तुम लोग वैसे भी सीखे हो। ये असल तो हो ही नहीं सकता कि कोई लिंक में नहीं करता हो व्हाट्सएप पे बहुत बार कुछ भी डाल दिया हाँ? लॉगिन किया हाँ। कहाँ पे पहुंचे? Feel better understand your girlfriend. अरे नहीं उसमें हमारा हाथ नहीं है। चलो इसमें मेरा हो सकता है वो क्या है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। अच्छा गूगल एड्स के बारे में जानते हो? क्या होता है गूगल एड्स? किसी को पता है थोड़ा बहुत? क्या होता है? एक बार कट करके ओपन करके फिर से डालो चलिए ठीक है जब तक मैं गूगल एड्स के बारे में बताता हूँ। तो गूगल एड्स जो है वो आपसे आपकी पर्सनल चीजें लेता है, जैसे आपके नंबर्स। उसका मेन फोकस होता है आपके इंटरेस्ट, आप किस चीजों पे इंटरेस्टेड है ना, और उस हिसाब से वो आपको एड्स देता है। और जिस आपने तरह देखा होगा कि से उस गूगल हिसाब एड्स से जस्ट लाइक अगर आप अपने फ्रेंड से बात करो कि आपको एक लैपटॉप लेना है, डेफिनेटली आपको नेक्स्ट दिन या 1 घंटे बाद ही इंस्टाग्राम पे आपको कंप्यूटर्स के एड्स जरूर आएंगे। यू कैन चेक, ट्राई कर सकते हो उसको। और ये चीज कहलाती है पर्सनल एनालाइजिंग। गूगल के पास हर एक पर्सन का एक पर्सनल अकाउंट है जिसमें उसके इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट सब चीजें प्रॉपर से लिखी होती हैं। नहीं हो कुछ है ठीक है। डर डर के और अच्छा आपको पता है गूगल एड्स जो है इसे आप पर्सनलाइज बंद कर सकते हो। गूगल ने सर्विस प्रोवाइड किया है, बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ पर्संस को ये पता ही नहीं होता है कि आप उस चीजों को बंद भी कर सकते हो। पहले हम लोग का टॉपिक यही था, बट कुछ कारण से वो चेंज हो गया। नहीं हुआ? नहीं हो रहा? क्या कर क्या रहे हो उसको? ला, इधर आओ। लेके आओ केवल लिंक ओपन करो Enter करो। पासवर्ड डाल के और लॉगिन पे भाई नहीं अरे तो अभी रैंडमली कुछ भी डाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। बस वो तुम याद रखना कि तुमने क्या डाला है। क्या डाला
वो लड़की अगर उन लिंक्स पे क्लिक नहीं कर रही होती तो शायद उसके साथ सब चीजें नहीं होती, है ना? हो गया तुम्हारा गेम का पार्ट करना। वो सरप्राइज करो, दिखा दो, ठीक है? इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग की एक ट्रिक होती है जिसे हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं फिशिंग अटैक। डाला था वो तुमको पता ना? याद आ गया बस, ठीक है? याद है फिशिंग अटैक। अरे बता भी नहीं यार, मजा नहीं आएगा ना। पूछा किसने? ठीक है, ठीक है। तो चलो ठीक है। फिशिंग अटैक है ना? ये जो भी तुमने डाला वो मेरे को पता था। यहाँ मैंने देखा कि इसने क्या डाला, उस वेबसाइट में जाके लॉगिन किया। ये कहलाता है फिशिंग अटैक। इसमें कोई भी सेम वेबसाइट का इंटरफेस बना के कोई भी आपके में लिंक आता है और वो आपको बोला जाएगा कि ये यहाँ ऑफर में है, या फिर जो भी आप मान लीजिए कोई मोबाइल खरीदने जा रहे हैं और आपको मोबाइल उसमें 50% ऑफर में आपको मिल रहा है, और फिर आप उसको लॉगिन करेंगे जैसे, तो उसकी जो आईडी पासवर्ड है आपके गूगल अकाउंट की, वो चला जाएगा हैकर्स के पास। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि कभी भी ऑफर के चक्कर में कहीं इनसिक्योर वेबसाइट में अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन ना करें, ठीक है? फिशिंग अटैक बेसिकली वो चीज होती है जिसमें आप किसी को ऑफिशियल वेबसाइट का एक फेक पेज बनाते हैं, वहां पे जो भी चीज आप लेटर एंटर करोगे वो उस हैकर के पास जाता है, ठीक है? इसके बाद दूसरी आती है ईमेल स्पूफिंग। तो ईमेल स्पूफिंग बेसिकली होता है एक फेक ईमेल जो आपको लगता है कि एक जेन्युइन सोर्स से आ रहा है, बट एक्चुअली में वो कोई हैकर सेंड कर रहा है। इससे रिलेटेड भी बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पास केस है और एक उसमें न्यू हैकिंग टेक्निक भी हुई है जिसका नाम है मेन इन द मिडिल अटैक, ठीक है? ये क्या होता है? मेन इन द मिडिल अटैक का मतलब है सीधे दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक हैकर ने उसके बीच में अपनी लिंक फंसाई और वो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन देख सकता है। तो क्या होता है, एक बिजनेसमैन होता है जो कि फॉरेन कंट्रीज में कुछ बिजनेस होता है और कुछ पेमेंट्स बाकी होती हैं, तो वो ईमेल पे चैट कर रहे होते हैं। तो एक पर्सन बिजनेस डील के लिए सामने वाले से बोलता है कि मेरे इस अकाउंट पे 3 करोड़ रुपए सेंड कर दीजिए, है ना? तो जो हैकर होता है वो क्या करता है, बस उसको एक सिंगल ईमेल सेंड करता है कि बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम माय दिस अकाउंट वाज ब्लॉक्ड, यू कैन सेंड द मनी इन दैट अकाउंट, है ना? और सामने वाले को एकदम वो जेन्युइन लगता है, उसका जो यूआरएल रहता है वो सब ये चीजें एकदम सेम रहती है, और वो पर्सन उस दूसरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए सेंड कर देता है, ठीक है? एक हफ्ते हो जाते हैं, उस पर्सन को पता चलता है कि पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, वो उसको कांटेक्ट करता है और बताता है कि ये हमारी पेमेंट नहीं हुई। तो वो पर्सन उसको बताता है कि हमने उसी दिन वो पेमेंट कर दी थी और इसका कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने जो ईमेल एड्रेस होती है उसमें बहुत सारी चीजें उसने केवल सिंगल से चेंज की हुई थी। वो मे बी ए को ओ करेगा तो न्यू ईमेल बनेगी और उसी से उसने मैसेज किए थे, ठीक है? बंद कर दो छोटा, ठीक है? ये चीज क्या होती है, मेन इन द मिडिल अटैक और ईमेल स्पूफिंग, जहां पे आपको जेन्युइन सोर्स से ईमेल आता है बट एक्चुअली वो किसी फ्रॉड या हैकर ने सेंड किया होता है। इसलिए जब भी कोई ईमेल आई है तो उसको ध्यान से चेक करें कि उसमें लास्ट के जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट से आई है, तो गवर्नमेंट से जब भी कोई भी ईमेल आएगी तो उसमें @gov.in ही आएगा या gov.com आएगा। ठीक है? इसके बाद आती है जब सेकंड चीज है डॉस अटैक, DDoS अटैक। तो DDoS अटैक बेसिकली यूज होता है किसी भी वेबसाइट को डाउन करने के लिए। इसमें ये दो तरीके होती है, एक सिंगल कंप्यूटर से किया जाता है और सेकंड होती है मल्टीपल कंप्यूटर से। तो अपन जो है मल्टीपल कंप्यूटर के बारे में बात करें क्योंकि जब कोई भी हैकर आपको हैक करता है तो उसके पास आपके कंप्यूटर की एक्सेस होती है, तो वो आपके कंप्यूटर को भी यूज कर सकते हैं किसी और पर्सन को हैक करने के लिए या फिर किसी और वेबसाइट को डाउन करने के लिए, और ये चीज वो करेगा किससे, DDoS अटैक से। इसमें आपका सेफ ना होना किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गलत हो सकता है। जो फर्स्ट केस मैंने बताया था वो आधार कार्ड वाला, मेनली उसमें केवल उस गवर्नमेंट की गलती नहीं थी क्योंकि वो अपने हिसाब से बहुत सिक्योरिटी रखते हैं, बट जो लोकल पीपल होते हैं जो उसमें रोज लॉग इन करते हैं, रोज डेटा इंसर्ट करते हैं, वो सिक्योरिटी नहीं रखते। तो अगर कोई सिस्टम या कोई वायरस, जो मैं आगे बात करने वाले हैं ट्रोजन, आपने किसी चीज में अपलोड किया किसी
क्लाउड पे, तो वो वायरस उस क्लाउड के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए मतलब आपकी सिक्योरिटी इस देश की सिक्योरिटी के बराबर भी होती है, क्योंकि आप भी उसके बहुत अच्छे पार्ट हो। तो अपने आप को सिक्योर रख के आप बहुत सारी चीजें सही कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है ट्रोजन अटैक। इन सब के बारे में मे भी आप लोगों ने सुना हो। ट्रोजन होते हैं कुछ वायरसेस, कुछ शॉर्ट प्रोग्राम जो कि आपकी फाइलों को इनकरप्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन को आप पे नजर रखने के लिए अलाउ कर सकते हैं। स्पाईवेयर, जो लड़की के साथ जो केस हुआ था स्ट्रीमिंग वाला, उसमें स्पाईवेयर का यूज किया गया था। ये चीज इसके साथ भी हुई थी। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, आप बहुत अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। थोड़ा सा डील करते हैं। देखो, ट्रोजन ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आकर बैकडोर को ओपन करते हैं। अच्छा, बैकडोर क्या होता है किसी को पता है? नॉर्मल लैंग्वेज में बैकडोर क्या होता है? आपके घर में भी होता है बैकडोर। क्या होता है? पीछे का दरवाजा, जिससे मतलब इमरजेंसी केस में अपन जाते आते हैं ना। वही चीज होती है कंप्यूटर में भी। तो कंप्यूटर में कोई आपका बैकडोर क्रिएट करेगा तो वो जब चाहे तब उस चीज को एक्सेस कर सकता है, आपके पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। कंप्यूटर में हर एक चीज को एक्सेस कर सकता है। हाँ, आपकी गैलरी, उसके वेब कैमरा और सब चीजें। ये होता है ट्रोजन। इन्फेक्टेड होते हैं जो वायरसेस होते हैं जो आपकी फाइल को इनकरप्ट करते हैं। स्पाईवेयर जो आपके ऊपर नजर रखने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज होती है। फिशिंग अटैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज वायरस से होती है। इन सबको अपन बहुत इजीली रोक सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे हम लोग आगे बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड काफी वीक रखते हैं कुछ लोग, आईडी बनना बताते पासवर्ड दोनों नहीं है। ठीक है, तो पासवर्ड क्रैकिंग सीरीज से कुछ टूल्स या मेथड्स होती हैं जिनका यूज करके हैकर आपके पासवर्ड का पता लगाता है। इसमें जो फर्स्ट होते हैं वो है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली ऐसा है कि रैंडमली पासवर्ड यूज करता है जब तक आपका फोन अनलॉक ना हो जाए। 1 से लेके जितना हो सके वो रैंडमली पासवर्ड्स यूज करता जाएगा जब तक अनलॉक ना हो जाए। इसके बाद सेकंड आता है डिक्शनरी अटैक। ठीक है, डिक्शनरी अटैक में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर उसकी एक पूरी डिक्शनरी बनाई जाती है और उसका रैंडमली फिर कंटिन्यू यूज करता है आपकी पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए। इसके बाद आता है एसएमएस स्पूफिंग। ठीक है, एसएमएस स्पूफिंग ईमेल स्पूफिंग की तरह ही ठीक है, एसएमएस स्पूफिंग ईमेल स्पूफिंग की तरह ही होता है, जिसमें आपको एक स्पूफ्ड ईमेल एसएमएस आता है जो कि किसी हैकर ने सेंड किया होता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट या बच्चा बाहर स्टडी कर रहा हो और उसे थोड़ी इमरजेंसी होती है तो वो मे बी पापा को अपनी टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं। ठीक है, तो पापा उनको मैसेज सेंड करते हैं। तो अगर आपके फोन पे आपके पापा का मैसेज आया कि हमको इतने पैसे की जरूरत है, 5,000 की जरूरत है, तो मे बी सम टाइम आप उस चीज को वेरीफाई ना करें और आप पैसे सेंड कर दें, है ना। और यही चीज कहलाती है एसएमएस स्पूफिंग। इसमें सबसे अजीब या हाईली सिक्योर चीज ये है कि ये उस नंबर से ईमेल मैसेज आता है जो आपके फोन में सेव होता है और एक्चुअली में वो मैसेज उस पर्सन ने नहीं किया होता, किसी हैकर ने किया होता है। इसके बाद जो अपनी सेकंड चीज आती है वो आती है कॉल स्पूफिंग। कॉल स्पूफिंग में सीधे सीधे अच्छा उसका ही नंबर यूज कर सकते हैं, है उसका नंबर बताओ। फोन को मतलब निकाल के अनसाइलेंट कर दो, साइलेंट में हो। कॉल स्पूफिंग सीधे एक टेक्निक होती है, जैसे आपके एसएमएस स्पूफिंग में किसी और के नंबर से आपको मैसेज कर सकते हैं आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में से, वैसे ही कॉल स्पूफिंग होता है। विकास सर बढ़िया एक्चुअली है नहीं, वो फोन कर नहीं सकते। विकास सर के फोन अच्छा दिखाओ कॉल बैक करो। विकास तो सबको कि विकास सर का फोन आ रहा था। अब यार पास से आपके दिखा दो सबको, आज का कोई दिक्कत है? मैम को दिखा दे। ठीक है, तो अभी विकास ने कॉल नहीं किया होगा ना। कॉल बैक करो, कॉल बैक करोगे ना तो विकास, हाँ कॉल बैक करो, स्पीच चलेगा सर।
सब प्रूफ के लिए बस। मेरा नंबर तो है ना तुम लोगों के पास? सर आपने कॉल किया था। सर आपने कॉल नहीं किया। थैंक यू सर। मैम बताइए। मेरे को याद नहीं, सर का नंबर है। सर क्यों नहीं आ रही? मैम आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर तो है ना तुम लोग के पास? मैं मतलब इसके फोन में नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है। हम दोनों के फोन वहीं पर है। मेरे फोन में होगा 718280618। ओके, तो समझ में आया चीजें कैसे होती हैं। कॉल स्पूफिंग नहीं यार, किसी और की आइडेंटिटी। अच्छा एक बार और देखते हैं। किसी और की आइडेंटिटी इजीली हायर की जा सकती है किसी और को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है कॉल। किसी का भी नंबर कॉपी करके उस नंबर से किसी को भी कॉल किया जा सकता है, और जब नंबर ही कॉपी हो गया तो फिर उससे काफी सारे फ्रॉड किए जा सकते हैं। इसका फोन आ रहा है, दिखा दो। ये विकास सर के नंबर से फोन आ रहा है, और कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ। ये देखो, देखिए सर। अरे भाई ये समझ में आया। कॉल स्पूफिंग यही होती है। कॉल स्पूफिंग कहलाता है किसी के भी नंबर से किसी अदर पर्सन को भी कॉल किया जा सकता है, वो कहलाता है कॉल स्पूफिंग। ठीक है। इसके बाद जो अपन बहुत हो गई सब चीजें, अब थोड़ा प्रिवेंशन पे आ जाए। तो अब जानते हैं कि इन सब चीजों से बचना कैसे है। कैसे किया? मिलो एक बार बात। नहीं तुम ये बताना बताने कुछ भी वाले नहीं है। नहीं तुम लोगों को ना बिल्कुल कोई भी चीज बतानी नहीं है। देखो यहाँ पे हम तुम लोग सिखाने नहीं आए हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे awareness सिखाने नहीं करते आए हैं, हैं। यहाँ सिखाने नहीं आए हैं। बस उन चीजों को कैसे रोकते हैं ये बताने आए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो कि रियली बहुत बेसिक है, और इनका आप यूज करके बहुत अच्छे और बहुत काफी स्ट्रॉन्ग लेवल अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आती है वो आती है यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 90% आप जो डेली बेसिस पे ना ही केवल ऐप बल्कि जो वेबसाइट भी यूज करते हैं उसमें भी आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मिलता है ऑप्शन। आपको अगर वो चालू रखेंगे, बेसिकली इसमें होता क्या है कि मान लो आप इंस्टा लॉगिन कर रहे हैं, आपका एक इंस्टा में पासवर्ड होता है, ठीक है। तो जब भी आप अपना पासवर्ड डालेंगे उसके बाद सेकेंड टाइम आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, उसको डालने के बाद ही आपकी आईडी लॉगिन होगी। ये चीज कहलाती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जाती है डोंट यूज सेम पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट्स। मेरे को ही पता है पासवर्ड याद करना बहुत मुश्किल होता है, मैं हर हफ्ते शायद अपने करता रहता हूँ, फॉरगेट नहीं होती यार। बट कभी भी सेम पासवर्ड यूज नहीं करने चाहिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते क्या है पता है किसी? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स कैसे होते हैं पता है? हाँ, जिनमें नंबर, अल्फाबेट्स या स्मॉल सिंबल काफी सारे यूज करके पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। हाँ, जिसमें आपका कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, Symbol नंबर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, ठीक है। वो चीज कहलाती है कौन सा? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। थोड़ा सा एक और चीज होती है, आप एक क्या बोलते हैं सेंटेंस भी ऐसा अपना पासवर्ड यूज कर सकते हैं, और वो चीज जो है ना एक उस मतलब मल्टी फंक्शन मल्टी कैरेक्टर पासवर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। नेवर यूज योर पर्सनल डिटेल एज अ पासवर्ड। उमा विश्वकर्मा ने अपना पासवर्ड जो रखा था अपने घर का नाम रखा था उर्वशी। ठीक है, हो सकता है कि अभी वही पासवर्ड हो, हाँ वहाँ चेंज हमने कर रीजन नहीं बताया है अभी तक, ठीक है। तो कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल को एज अ पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, वो बहुत इजीली क्रैक हो सकते हैं। साहिल का जो पासवर्ड था वो था स्कूल बैग, ठीक है। तो आज ऐसी दोनों ही चीजों- नहीं आए। आज दोनों ही नहीं आया। ऐसी चीजों को ऐसा अपनी पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। आप ट्राई करें कि किसी अननोन पर्सन को ही रख लो। मान लो आपको रैंडम कोई पर्सन मिल गया ना, उसका नाम पूछ के वो पासवर्ड रखो, वो चलेगा। बट आप किसी अपने रिलेटिव को या अपनी कॉलेज में पासवर्ड रखोगे वो बिल्कुल भी सिक्योर चीजें नहीं होती है। इसके बाद सेकंड जाती है चेंज योर पासवर्ड्स कंटीन्यूअसली। या तो आप अपना पासवर्ड कंटीन्यूअसली चेंज करते रहो, या फिर एक पासवर्ड मैनेजर का यूज करो। पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, आप एक बार अपने काफी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लिया, उस पासवर्ड को सेव कर दिया पासवर्ड मैनेजर में, तो और जब भी आपको उसका यूज करना होगा बस वो आपसे आपका बायोमेट्रिक मांगेगा और वो आपकी आईडीज को लॉगिन कर देगा, ठीक है, एज अ पासवर्ड यूज कर देगा। इसके बाद आता है
चेक योर ऐप परमिशन। जब भी आपके ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप शायद बिना पढ़े के अलाउ कर देते हैं ना, बट वो चीजें रियली बहुत गलत होती हैं। अभी ऐसे व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की थी, तो कुछ लोगों ने नहीं की, काफी सारे लोगों ने अलाउ नहीं किया और उसका इफेक्ट दिखा। व्हाट्सएप ने अपने उस स्टेटमेंट को वापस लिया और उसने उसका क्या था कि जो अलाउ नहीं करेगा उसका 8 फरवरी तक अकाउंट बैन कर दिया जाए। बट अब उसने क्या किया, जब उसने माहौल देखा कि नहीं लोग नहीं कर रहे हैं अलाउ, तो उसने उस चीज को चेंज किया। इसलिए अपन को भले लगता है कि इफेक्ट नहीं होगा, बट एक्चुअली में उसका इफेक्ट होता है। तो उस चीजों को ट्राई करिए। जिन पॉलिसीज को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उस चीज को एक्सेप्ट मत करिए, भले आपको वो ऐप यूज करने ना मिले, बट अपनी पर्सनल डिटेल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो आता है टर्न ऑफ पर्सनलाइज्ड एड। जैसा कि मैंने गूगल एड्स के बारे में बताया, वो पर्सनलाइज्ड शो करता है, उसके लिए आपको बहुत सारे डेटा वो लेता है केवल इसी चीज के नाम पे। आपकी वो लोकेशन चेक करता है, पूरी लोकेशन। कुछ टाइम पहले शायद 2008 या इसी टाइम से आती है, गूगल ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसमें आप अपनी 5 साल पुरानी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। जब से आपने अपना गूगल अकाउंट लॉगिन किया है, क्रिएट किया, अभी का मेरे को पता नहीं, बाकी बनाया है, ठीक है। उसमें आपने जहां जहां गए हैं वो सब लोकेशन स्टोर करके रखता है और आप चेक कर सकते हैं या 5 साल पहले इस टाइम पे आप किस लोकेशन पे थे। वो इतनी सारी चीजें ट्रैक करता है, आपकी पूरे अकाउंट से हर चीज गूगल के पास है आपकी। बट फिर भी इस चीज को बंद कर रखिए, ये आपकी साइकोलॉजी को भी चेंज करता है। एक और मूवी है मेरे पास जो मैंने देखी थी, मेरे को बहुत सही लगी, वो है सोशल डिलेमा। ये बेसिकली मूवी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है जो कि एक्स गूगल का एम्प्लॉयज, फेसबुक एम्प्लॉयज, इन सब ने मिलकर बनाई है। अगर आपको देख लो, बहुत बढ़िया मूवी है, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर बहुत सही है, आप उसको जरूर देखिएगा। 2 मूवीज, मिस्टर रोबोट वेब सीरीज एंड सोशल डिलेमा, ठीक है। जिसको चाहिए हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है अवॉइड यूजिंग नॉन सिक्योर ऐप। और मेरी नजरों में सबसे ज्यादा जो नॉन सिक्योर ऐप होते हैं वो होते हैं शॉर्ट वीडियो ऐप्स। टिकटॉक वही था उनमें से, ठीक है। इंस्टाग्राम पे रील है, कुछ नहीं कर सकते, पर उसके अलावा भी काफी सारे होते हैं। एक मोजो करके है, और जो भी शॉर्ट वीडियोस ऐप होते हैं वो बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीजें आती हैं, अवॉइड पब्लिक वाईफाई। कभी भी जैसे रेलवे का वाईफाई या कभी पब्लिक वाईफाई, ओपन वाईफाई, उसको यूज नहीं करना चाहिए। उनको जितना भी ज्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज चेक ऐप परमिशन। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी परमिशन चेक करके ही ऐप इंस्टॉल करें। कभी-कभी कुछ ऐप्स वो परमिशंस भी रहते हैं जो उनको जरूरत नहीं पड़ती। अब आप मान लीजिए, मैं सच बता रहा हूँ, Realme के कीबोर्ड ने भी कॉल करने की परमिशन मांगी थी। अब सॉरी, कीबोर्ड नहीं, कैलकुलेटर ने। तो आप ये बताइए, कैलकुलेटर को कॉल की जरूरत क्या है? कहीं पे नहीं। तो आप हमेशा चेक करिए जो आपके ऐप इंस्टॉल्ड भी है ना, उनमें से भी आप चेक करिए ऐप्स को कि इस ऐप को रियली ये परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन कॉल। अगर ऐसा हो सके कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है वो कॉल में शेयर ना करें। जो हैकिंग का बेस्ट टूल होता है सोशल इंजीनियरिंग, मोस्ट ऑफ टाइम परफॉर्म किया जाता है कॉल पे। इसी में मेन इन द मिडल अटैक का भी यूज किया जा सकता है। नेवर शेयर पासवर्ड विद एनी वन स्पेशली ये चीजें काफी होती हैं। मे बी आप अपने पासवर्ड्स का बहुत ध्यान रख रहे हो, बट अगर आपके किसी फ्रेंड ने या जो भी है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसने अगर नहीं रखा तो आपकी आईडी तो गई, ठीक है। यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर पीसी। जब भी आप पीसी या कंप्यूटर, लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और उसको यूज करें, और फायरवॉल का भी यूज करें कंप्यूटर में। अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। आपके मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनका आप यूज नहीं करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो अनसिक्योर है, तो उन्हें अनइंस्टॉल करें या डिलीट करें। मेंटेन बैकअप। अपना आप जो भी डेटा है उसका बैकअप बना के रखें, जिससे कभी डेटा लॉस होने पे वो बैकअप आपका काम कर सकता है। उसको यूज करके आप फिर से अपना डेटा वापस ला सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न मोर अबाउट इंटरनेट पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। आपने कभी वेबसाइट में किसी लॉगिन किया होगा तो उसमें एक प्राइवेसी पॉलिसी को टिक करने को बोलता है, और हम उसमें कभी रीड नहीं करते उनकी प्राइवेसी पॉलिसी, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यही सबसे गलत है। एक चीज और होती है वेबसाइट की बात की, तो वेबसाइट में एक चीज होती है कुकीज। किसी ने सुना है इस चीज के बारे में? कुकीज, है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम वेबसाइट
हर वेबसाइट ही आपसे परमिशन मांगती है कुकीज को यूज करने की। बेसिकली कुकीज क्या होती है, एक ऐसी चीज होती है जो आपका जो भी आप ब्राउज करते हैं उसको स्टोर करके रखती है ना। बट कभी कभी आप उस कुकीज के कारण भी हैक हो सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी हैं जो आप उस कुकीज से हैक कर सकते हैं। तो बिना अलाउ करे आप उसे यूज तो नहीं कर सकते, बट उन कुकीज को बाद में आप क्लियर जरूर कर सकते हैं। तो उसी का थोड़ा ध्यान रखें, पर डे नहीं बट मे बी वीक में अपने ब्राउजर की जो कुकीज होती है वो क्लियर करते रहना चाहिए, थोड़ा अच्छी चीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं। आई विश कि आप में से किसी की भी साथ कभी भी कोई साइबर क्राइम ना हो, कोई भी चीज आपको ज्यादा इफेक्ट कभी ना करे। अगर आप अपनी इन चीजों को मेंटेन करके देखेंगे तो वैसे भी नहीं होगा, बट बाय चांस आपके साथ या आपके किसी रिलेटिव के साथ या अड़ोस पड़ोस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो आप उसकी बिल्कुल ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी बिना बताए, और उस पर लीगल एक्शंस बिल्कुल होते हैं। और इसकी आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट cybercrime.gov.in पे। इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1556206 और जो इसकी टाइमिंग है कॉल 6 PM, ये कॉल के टाइमिंग है 9 AM से 6 PM तक। उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, मोदी जी की फोटो के साथ ये आपको वेबसाइट मिलेगी और इस पे आप कभी भी ऑनलाइन आप कभी भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको कॉल पे करना है तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, सपोर्टेड टीम, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइब दिस चैनल। अब किसी को कोई क्वेश्चंस? नहीं कॉल वाला मिलो नहीं, लोगों को ना बाहर भी नहीं बताना है ना। नहीं बताएंगे वैसे। क्या है, अपन को हैकर्स तैयार नहीं करना, अपन को हैक होने से बचना है। आप हैकर्स वो बनाने के चीजें- लिए आपको नहीं बताया जा रहा है ना। वो अगर चीजें किसी ने आपको ज्यादा बताया। फोर्स किया और मुझे पता चला तो मैं 1.5 महीने के लिए कॉलेज से रिजाइन दिलवा दूंगी, ठीक है ना। इसीलिए अपनी लिमिट में रहना। पहली चीज ये सब चीजें हमने की थी केवल आपको बताने के लिए। ये सब करना कितना इजी है, ये कितना इजी है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्किलफुल। तो इससे बच्चे कैसे ब्लॉक कर देते नहीं देखो, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिसमें आपका कॉमन सेंस काम करता है ना। जैसे मैंने वो लिंक शेयर की थी वो बहुत इजी थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ लिखा था। अगर से पता चला तो फेक नहीं, तो वो अभी बनाने में टाइम नहीं मिला। नहीं देखो, तो फिर हम लोगों ने गूगल जैसा हम लोगों ने बहुत सिंपल बनाया था, बट जो रियल हैकर्स होते हैं वो आपको 1% भी डाउट नहीं होने लगा कि ये रियल भी है कि नहीं है। बस इसमें चेक इस प्रकार करेंगे कि जो URL है, URL वो एकदम सही होना चाहिए। वेबसाइट है उससे अच्छा, जाके मिलाएंगे। ब्राउज़र पे एक चीज आती है HTTP और एक होता है HTTPS। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो HTTPS होती है वो Secure गूगल की होती है। तरफ से सिक्योर देती है, बट जो HTTP होती है वो सिक्योर नहीं होती। कुछ बहुत सी कॉमन ट्रिक्स होती हैं ऐसी वेबसाइट्स को लेके, जिनके एक ये HTTP वाली और दूसरी उनके जो डोमेन हो वो थोड़ा लीगल डोमेन हो, अच्छे से लगने वाले डोमेन हो, है ना। तो बहुत अजीब और गरीब डोमेन जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं। ओके, और भी क्वेश्चन? जल्दी कोई भी चलेगा। पूछो भाई, क्वेश्चन करो लोगों से। हाँ जैसे आईफोन वगैरह में जो रहते हैं, हाँ। मतलब जैसे मैं अपने फोन में मैसेज आता है हाँ तो उनका फोन तो अलाउ नहीं करता वो क्लिक करने के लिए। हाँ, आईफोन में काफी सारी चीजें होती हैं कि वो जो स्पूफ्ड ईमेल्स होते हैं ना उसको मतलब चेक कर लेता है, वेरीफाई कर लेता है। डिलीट भी कर हाँ, देता है। बट कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है ना जो फोन पे डिपेंड ही नहीं करती है। उसमें सबसे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग, वो कभी फोन पे डिपेंड नहीं करती। और जो आती है क्या बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग, ये भी चीजें, कुछ ईमेल्स इतनी जेन्युइन होती हैं, उनके यूआरएल्स इतने जेन्युइन होते हैं कि एक अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन को भी उसमें मतलब डिफरेंस पता करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब जो मेन इन द मिडिल अटैक होता है वो फोन पे डिपेंड नहीं करता है। मेन इन द मिडिल अटैक है वो नेटवर्क पे डिपेंड करता है। जैसे आप एक सोर्स से दूसरे सोर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका फोन जो है बहुत सर्कल है, आपका ये सर्कल है फोन का वो स्ट्रांग है, बट ये जो कम्युनिकेशन लाइन है वो मेन इन द मिडिल अटैक यहाँ पे होता है, और यहाँ से वो आप दोनों के वो चीज डिपेंड करती है नेटवर्क पे, नेटवर्क कितना स्ट्रांग है आपका। और कोई क्वेश्चन? प्रिवेंशन के लिए तो वो जो टिप्स है ना वो बेसिकली बहुत ठीक है, अगर इतनी टिप्स को और फिर follow कॉमन कर सेंस लेते काम हैं। करता है। और कोई क्वेश्चन? सर
सकता हर कोई लेकिन- यूज नहीं कर सकता, बट जो मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है वो लिनक्स माना जाता है, और फिर फोन्स में iOS माना जाता है। कुछ फोन भी आते हैं लिनक्स बेस्ड, जैसे एक ब्लैकबेरी का फोन लॉन्च हुआ था जो लिनक्स बेस्ड था, और सोनी का भी फोन लॉन्च हुए थे, और वन प्लस भी होता है जो लिनक्स बेस्ड होते हैं, और उसमें वो अपलोड करना पड़ता है। लिनक्स हर कोई यूज नहीं कर सकता, इसीलिए वो जो कॉमन टिप्स होती हैं वो विंडोज में वर्क करती है, काफी वर्क फायरवॉल करती यूज करना हाँ। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना। है। बाकी जो मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है वो लिनक्स माना जाता है। और एक चीज और बता दूं, कंप्यूटर्स जो अपन डेली बेसिस पे वर्क करते हैं और फोन्स, इनके अलावा अच्छा दो चीजें होती है नेटवर्क में। एक होता है एंड टू एंड, मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे आपका फोन हो गया और वेब सर्वर्स हो गए, है ना। तो एंड टू एंड में मे भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हो, और उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन लिंक होती है, राउटर, स्विचेस और जो भी चीजें होती हैं, उन सब में लिनक्स यूज होता है। जो नासा है, जो सुपर कंप्यूटर वर्क करते हैं, ये सब लिनक्स बेस्ड होते हैं, ये सब केवल लिनक्स पे वर्क करते हैं। और क्वेश्चन उसके में डाल दो, कोई क्वेश्चन पक्का? और कोई क्वेश्चन किसी को? मुकुल, ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो सबसे ज्यादा अनसिक्योर है? अगर मैं इंटरनेट ब्राउजर्स की बात करूं, अगर मोबाइल में यूज किया जाए तो इसी प्रॉब्लम। यस मैम, मेरे नहीं, मैं हिसाब से सिस्टम इंटरनेट के टर्म्स पे बात कर रही हूँ, मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप की टर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ब्राउजर की बात कर रही हूँ जो सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड है। ये पता होना चाहिए, मैं क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ कि जो अपन किसी भी ब्राउजर को यूज कर लेते हैं, तो उनमें से सबसे खतरनाक ब्राउजर कौन सा है, सबसे सेफ ब्राउजर कौन सा? सबसे सेफ ब्राउजर है सफारी। हाँ, मैम सफारी एप्पल के लिए, और बहुत से लोगों को नहीं लगता है क्योंकि वो स्लो भी है, बट जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा है। उसको कोई यूज नहीं करता उसको है। यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ उसमें कुछ चीजें नहीं है, क्योंकि वो सिक्योर रखता है इसलिए कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं कराता, बट वो रियली बहुत सिक्योर ब्राउजर है। और क्रोम भी है, वो एक नॉर्मल ब्राउजर है, मतलब उसमें काफी सारी एक्टिविटीज को नोटिस नहीं कर पाता, बट फिर भी वो उसको यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। हाँ, हमारा क्वेश्चन तो जो आपने बताया था कि जैसे आपके पेरेंट्स ने मैसेज आया उन्हीं के नंबर से हाँ। कि आप कितना, तो फिर हम लोग कॉल लगा के पता कर सकते हैं कि हाँ, उन्होंने आप किया डबल था। वेरीफाई चीज बहुत कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम जब थोड़ा जल्दी होती है या कुछ चीजें होती है ना, तो नहीं करते हैं, है ना। वेरीफाई जब नहीं करते तो उसके लिए चीजें हैं। हाँ, कॉल नहीं लगा या बिजी आया तो अपन सेंड कर देते हैं। बाकी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। आप टेक्स्ट पे लिखी हुई चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि वो टेक्स्ट बहुत सारी हो सकती है। आप किसी और को व्हाट्सएप भी कर सकते हो किसी और के नंबर से, इजी है वो, मतलब कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। जैसे अगर मेरे ही नंबर से आपके पास कोई मैसेज आए कि आज यहाँ पे ये चीजें हैं या ये लिंक सिक्योर है ना, तो आप उस पर क्लिक करेंगे कि मुझ पर थोड़ा बहुत बिलीव होगा। तो अगर मेरा किसी ने व्हाट्सएप को मतलब बाईपास किया और उससे सेंड किया तो वो चीजें भी होती है ना। तो मतलब वो बेसिक चीजें होती हैं जिनको आप यूज करके काफी सारी चीजें से बच सकते हो। वो वाला अच्छा था क्वेश्चन, मतलब जब भी आपके पास टेक्स्ट में कुछ चीजें हैं उसको कॉल करके वेरीफाई जरूर करना चाहिए, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए टेक्स्ट पर। और भी क्वेश्चन? हाँ, फायरवॉल मतलब क्या होता है? okay. Firewall is just like a filter. माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए दिया जाता है, फायरवॉल कहलाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो चाइल्ड नहीं होती है ना, वो बस वैसे ही वर्क करता है। अपन नेटवर्क के जो एंड्स होते हैं या फिर जो सर्वर होते हैं ना, वहां अपन फायरवॉल यूज करते हैं। और फायरवॉल जो है एज अ फिल्टर होती है, जो भी उसको डिजाइन किया जाता है कि आपको ऐसे चीजों को अलाउ नहीं करना है अंदर आने के लिए, और ऐसे चीजों को अलाउ करना है। और ये क्वेश्चन, जैसे काफी सारी वेबसाइट हैं तो उनको यूज करने के लिए हमें अपना जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको डिसेबल करना पड़ता है। वो वेबसाइट सही नहीं होती है, आप डिसेबल मत करिएगा। और भी क्वेश्चन? हाँ, जैसे हम लोग का डेटा हैक हो रहा था, हम लोगों को कैसे पता चलेगा हमारा हैक हो रहा है? ओके, कुछ चीजें होती हैं, मान लो आपका फोन हैक हो रहा है, कोई आपको ऊपर स्पाई कर रहा है, तो सबसे अच्छी जो वार्निंग देता है वो आपकी बैटरी देती है। आपकी बैटरी लाइफ जो है ना बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगी, तो और आपका फोन ना लैग करेगा, है ना, अटकेगा, समझ रहे? तो ये चीजें होती हैं। और रैंडमली मतलब बजने लगेगा,
और कुछ चीजें जो है ना बिल्कुल नोटिफिकेशन नॉर्मल नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि अपने फोन में कुछ तो थोड़ा सी चीजें गलत है ना। कंप्यूटर में भी यही होता है। हाँ, एक चीज जो मोस्ट ऑफ टाइम थोड़ा आप लोग के लिए जरूरी है, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आप ट्राई करिए कि आपका जो कैमरा होता है ना उसके सामने कुछ चीजें रखें, क्योंकि फोन के कंपेयर में कंप्यूटर्स बहुत जल्दी हैक होते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, बट ये सच है कि फोन के कंपेयर में कंप्यूटर्स बहुत जल्दी हैक होते हैं। और जितना भी हो सके तो अपने हॉटस्पॉट से ना कनेक्ट करके वायर से कनेक्ट करें अपने इंटरनेट। हाँ, वो थोड़ा सा सिक्योर होता है। और भी क्वेश्चन प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, बार बार टाइम नहीं मिलेगा। किसी के पासवर्ड वगैरह जानते हैं? हाँ, नहीं उन लोगों ने चेंज कर दिया मेरे को पता। और भी क्वेश्चन जल्दी पूछ लो, जो भी डाउट है ना बड़ा छोटा सा कोई दिक्कत नहीं, पूछना चाहिए जल्दी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो क्वेश्चन पूछता है ना वो बाकी सबसे बहुत अच्छा होता है, रियली होता है। मतलब उसके पास क्वेश्चन पूछने की पावर होती है, तो जो डाउट्स है वो उसको क्लियर कर सकते हैं। कोई टेक्निकल टर्म्स जो चीजें नहीं पता वो पूछ सकते हैं। मैंने सुना मतलब डार्क वेब पे कोई भी वेबसाइट होती है उसमें क्लिक करने से फोन हैक वगैरह नहीं ऐसा नहीं। देखो, डार्क वेब ऐसा है जैसे डार्क मार्केट होता है, मतलब ब्लैक मार्केट होता है, वहां पे आपको सब चीजें मिलती हैं, है ना। वैसे ही डार्क वेब होता है। डार्क वेब में ड्रग्स से लेके वेपन से लेके सारी चीजें अवेलेबल है, और ऐसा नहीं डार्क वेब गलत है। और पहली बात, डार्क वेब एक्सेस ही क्यों करेंगे? देखो कुछ चीजें नहीं, देखो कुछ चीजें कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती है ना जो अपन को नॉर्मल ब्राउजर्स पे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो अपन नॉर्मल बेसिस पे इंटरनेट यूज करते हैं वो इंटरनेट का केवल 1% है, 4%। ठीक है, 4%। वो सरफेस इंटरनेट कहलाता है, वो जो केवल एक सरफेस पे है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी डीप वेब पे होती है, डार्क वेब पे होती है, जो मोस्ट ऑफ अभी जो कंटेंट है 96% है वो किसी को पता ही नहीं इंटरनेट में। वो डार्क वेब वो डार्क वेब और डीप वेब पे होता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती है जो हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है, बट वो डार्क वेब पे अवेलेबल होती हैं, और उन चीजों को लिए आप डार्क वेब यूज कर सकते हो, पर उसको यूज करने के बहुत सारे सिक्योर तरीके हैं। काफी सारी वेबसाइट हैं। किसी भी अननॉलेजेबल पर्सन को डार्क वेब यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको अपनी सिक्योरिटी के बारे में पता ना। हाँ, जिसको उसकी नॉलेज नहीं है उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए डार्क वेब। और क्वेश्चन और कोई टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता प्लीज चलिए। सर 5 तक गिन लो, थोड़ा सा और सोचो, ठीक है। 1 2 3 4 ठीक है, फाइन। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। अब ये पूछो इन लोगों से कि इतना बताने के बाद इनके दिमाग में कितना चला। अब यहाँ से निकलोगे ना सब वैसे हो जाएंगे। ये सही क्वेश्चन। नहीं तो मैं तो जब से कॉलेज में हूँ तब से सिक्योरिटी के लिए ज्ञान बांट रही हूँ। वो नहीं, कुछ भी कर लो, रटे सबको होंगे, लेकिन इनसे ये पूछो कि इनको असर कितना पड़ा, कितनों को। एक को भी कोई असर नहीं पड़ा। आप यहाँ से निकले और ये सब वैसे हो जाएंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम अपन को ये चीजें सिक्योर नहीं लगती है, अपन को लगता है कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये रियली होती हैं। अच्छा, मतलब गड्ढे में गिरने के बाद उसकी गहराई नापना चीज जरूरी नहीं है, है ना। अपन लोग देख के और दूसरी चीजों को देख के भी समझ सकते हैं। जब वो सारे केसेस होते हैं, सबके साथ होते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास भी देखेंगे ना तो आपको ऐसे केसेस बहुत मिलेंगे। अच्छा, कॉल फ्रॉड भी बहुत होते हैं। अभी एयरटेल का एक ऐड भी चल रहा है, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कॉल करके दादाजी से पूछता है तो उसको, है ना, देखा है ना, सबने देखा। तो वो चीज काफी सही है ना। वो एक सिक्योरिटी का नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। बट ऐसी चीजें रियली बहुत होती हैं और अपने कॉमन एरियाज में होती हैं। ऐसे नहीं कि ये चीज अपन से बहुत दूर हो रही है कहीं, कि अपने लोकल एरिया में बहुत होती है। आपने अपनी फैमिली में जरूर सुना हो कभी ना कभी किसी कॉल फ्रॉड के बारे में। 100% है, हर किसी की फैमिली में कोई भी कॉल फ्रॉड जरूर होता है, और ये जरूरी है और ये होता ही है। इसीलिए आप गड्ढे में गिरने के बाद ही माने, वो आपका ऑप्शन है। बाकी मेरे हिसाब से कुछ बहुत छोटी छोटी चीजों करके आप अपने आप को रियली सिक्योर रख सकते हैं। कौन कौन कुछ चीजें करने वाला है यहाँ से जाने के बाद?
हाथ ऊपर कर सकते हो। थोड़ी बहुत करने वाला है, बहुत नहीं, मतलब बाकी लोग गड्ढे में गिरने वाले हैं ना। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा लास्ट टाइम और भी क्वेश्चन पक्का? हाँ सर जैसे हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो सीसीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस होता है? ईमेल अपन भेजते हैं ना, सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी, वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। मैम क्या है? नहीं वो जो Mailing करते हैं? सब्जेक्ट वगैरह ऐड करते हैं। अच्छा अपन करते हैं ना, कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है। मोस्ट ऑफ टाइम जब अपन हेड का नेम होता है ना, अपन ईमेल्स में वही चेक करते हैं, अपन ज्यादातर सब्जेक्ट वगैरह पे नोटिस नहीं करते हैं, है ना? वो जो वो हमारे कोई जाते हैं- प्रोफेशनल ईमेल भेजने के लिए इन सब का यूज करके और फिर सेंड किया जाता है। जैसे कोई कंपनी से मेल आता है तो वो सब सीसी बीसी सब का यूज करके और एक सिग्नेचर का ऑप्शन होता है वो सब यूज करके फिर सेंड किया जाता है ईमेल, वो उसके लिए। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो कार्बन कॉपी होती है, जैसे वो भी एक सिक्योरिटी के लिए अपन सोच सकते हैं। मैंने यहाँ से कोई मेल सेंड किया, मैं दिन में 100 मेल सेंड कर रही हूँ, मुझे हर एक मेल का रिमाइंडर नहीं रहेगा, मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने कितने मेल किए। तो मैंने अपने पास में एक कॉपी उसकी बचा के रखी हुई है कि मैंने इस कस्टमर को इसके लिए मेलिंग की हुई थी। अब मुझे जब वहां से रिप्लाई आएगा तो मुझे ऑटोमेटिक पता चलेगा या मेरा ईमेल अपने आप जनरेट होने लगेगा कि मेरे पास मैंने इस ये मैसेज किया हुआ था तो मुझे ये रिप्लाई आया, तो वो कार्बन कॉपी कहती है, जो सीसी होता है। और बीसीसी जो होता है वो ब्लैंक कार्बन कॉपी होती है, जिसमें हम एक कॉपी को हमेशा खाली रख के चलते हैं, जहाँ पर नीड होती है वहाँ पे यूज करते हैं। अगर नीड है तो हम उसका कार्बन कॉपी रखें, और अगर नीड नहीं है तो हम उसको ऐसे ही डायरेक्ट किसी को मेल सेंड कर सकते हैं। बट जनरली अगर कभी किसी को मेल सेंड करो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कार्बन कॉपी होना चाहिए। अटैचमेंट बढ़ जाता है, मेल का साइज बढ़ जाता है, मेल की थिकिंग बढ़ जाती है, बट मेल जो होता है वो करप्ट नहीं होता, मेल डिसेबल नहीं होता, और आपके पास उसकी लिमिटेशन बनी रहती है। और जैसे जैसे हम सेंड करते हैं और उसने हमारे वो को एक्सेप्ट कर लिया तो ये कैसे पता चलेगा? तो जब वो आपको रिप्लाई करेगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि आपको उसने मैसेज किया। बाद में व्हाट्सएप टैब ब्लू टिक का वो चीज ऑप्शन ईमेल पे नहीं मिलती ईमेल है। पे ऐसा कोई भी option नहीं है। ईमेल बहुत सारी प्राइवेसी नहीं शेयर करता, क्योंकि ईमेल जो है काफी सुरक्षित बनाया गया है। Any other questions? सर आई हैव अ क्वेश्चन। Okay. सर मेरा बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो सर मुझे उसका प्रिंट निकालना, तो वो मेरा गूगल की हेल्प्स कैसे निकलेगा? स्क्रीनशॉट एक प्रिंट कर लो। नहीं सर, मैंने आपको एक मैसेज किया, हाँ वो जैसे मैं अभी आपको हाय भेजता हूँ, हाँ। उसका नॉर्मली मुझे प्रिंट बस चाहिए, वो कैसे मेरा इंडिपेंडेंट मैसेज को तुम प्रिंट कैसे निकालोगे? कॉपी कर लो, भाई भाई देखो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट में लॉगिन कर लो या करो, व्हाट्सएप में लॉगिन करो, कॉपी कर लो। हाँ ये भी ठीक है, तो व्हाट्सएप ऐप ओपन कर सकते हो, तो वो जो पेज आएगा ना पूरा उस पेज को प्रिंट कर सकते हो, वो सिमिलर है भाई, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट कर तो लो। वो क्या बोलते हैं गूगल फोटोज में नहीं जाता क्या? नहीं भाई, गूगल तो फोटोज Google ऑफ Photos- करके रखो ना। गूगल फोटोज जब Google Photos ऑटो off करके रखो। ऑन करके रखोगे ना तो तब ऐड होती है, अगर तुम ऑटो अपडेट उसको ऑन नहीं करोगे तो ऐड नहीं होती है। गूगल में बहुत सारी चीजें जो आपसे लेता है बट आपको पता नहीं होता है, और जब भी उससे अच्छा आपको जो केस नहीं पता होगा, आज से मे बी कुछ 1.5 महीने पहले गूगल के ऊपर अमेरिका के 38 स्टेट्स ने केस किया था मोनोपोली को लेकर कि गूगल जो है केवल इंडिपेंडेंट है, उसकी वो गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं रहा है। तो अब आपको गूगल से मतलब काफी सारी चीजें थोड़ा देखना पड़ेगा कि वैसे सब है उसके गूगल पास, के बट भी ट्राई एप्लीकेशन करिए, करते समय वो हाँ परमिशन मांगता है। बट ट्राई करिए कि आप चीजें नहीं दे सके वो ना दें, वो पर्सनलाइज ऐड जरूर मेरे हिसाब से बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि वो एक आप सोशल मीडिया में पक्का देखिएगा, मजाक नहीं, वो बहुत अच्छी मूवी, आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी जो रियली वर्ल्ड में चल रही है। आपकी क्वेश्चन? थैंक्स सर। आपकी क्वेश्चन? लास्ट टाइम काउंट कर लो 5 4 सर मुझे जैसे हम लोग का ईमेल किसी और के फ़ोन में लॉगिन है तो वो हमारे फ़ोन में क्या क्या देख सकता है और क्या? वो सब हर एक चीज जो उस फोन में हो रहा है वो सब कुछ देख सकते देखिए हैं। ईमेल में आपके ईमेल लॉगिन है, इसका मतलब आपका पूरा गूगल अकाउंट इसके फोन में लॉगिन यूट्यूब हिस्ट्री भी शो हो जाती है ना। हाँ, यूट्यूब हिस्ट्री, तो कॉन्टैक्ट, आप फोटोज
सब चीजें वो आपकी एक्सेस कर सकता है। फाइनली आपके पास उसका सब कुछ है, कॉन्टेक्ट होता है। कॉन्टेक्ट्स भी बिल्कुल। तो आप ट्राई करिए कि गूगल में भी बहुत सारी चीजें होंगी। आप ये समझ के चलो कि एक इंसान 2 फोन को यूज कर रहा है। हाँ, जैसे तभी किसी आप- इंसान के पास 2 फोन है तो उसका मेल अकाउंट तो एक ही रहेगा ना। हाँ। तो उसका मतलब ये है। मतलब उसमें आपके बहुत साथ सारी कोई चीजें और होंगी। नहीं। उसमें भी एक ऑप्शन रहता है कि आप एक बार में केवल एक ही प्लेस पे अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, और डबल फैक्टर भी होता है, 8 पिन का कोड भी होता है, और भी काफी सारी चीजें गूगल में देता है। तो उन सबको एक्टिवेट करके रखिए, वो चीजें काफी अच्छी होती हैं। क्लियर? Any other questions? Please. हाँ बच्चों। हाँ। और कोई questions? पक्का? Thanks to all of you for joining us. अच्छा लगा, मजा आया? चलो, तो इसको सब्सक्राइब करना है। एक बार इन लोग के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। किसी को इनकी फोटो लेनी है तो ले सकते हैं। हमारे साथ लेके तो भी ले सकते हैं। सब ले लिए, खड़े खड़े दे रहे थे। ठीक है। हाँ श्योर।